फिल्म की शुरुआत में हम कैरल नाम के एक महिला को देखते हैं जो अपने पति ब्रूस के बारे में बता रही होती है कि ब्रूस एक डिटेक्टिव है जिसको जल्दी प्रमोशन मिलने वाला है, जो मिलने के बाद वो ब्रूस के साथ होगी। अब यहाँ कैरोल ऐसी बातें क्यों कर रही है ये हमें आगे जानने को मिलेगा। फिर इसके बाद हम एक जापानी लड़के को देखते जिसका रास्ता कुछ बदमाश रोक लेते जो सब एक ही गैंग के थे और ये सभी इस लड़के को लूटना चाहते थे। यहाँ हम देखते कि इस गैंग में एक लड़की भी है जो सभी मिलकर उस बेचारे जापानीज लड़की को काफी बुरी तरह से मारते हैं क्योंकि उसने उन्हें पैसे देने से इनकार कर दिया था। तभी वहाँ पर कैरोल आ जाती है जिसे देखते ही वो सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। जिनके जाते ही कैरोल उस लड़के के पास आती है जो अब मर चुका था, जीसी के साथ ये सीन यही कट हो जाता है। अब अगले सीन में हमें ब्रूस को दिखाया जाता है जो अपने बारे में वही सब बातें कहता है जो कैरल ने कही थी। फिर वो जब ऑफिस पहुंचता है तो वहाँ पर उसके साथ काम करने वाले दूसरे डिटेक्टिव्स को भी दिखाया जाता है जैसे कि रॉबर्ट, टॉम, पीटर, रे और अमेंडा। ब्रूस बताता है कि उसके साथ इस प्रमोशन को पाने की दौड़ में वो सब भी शामिल है क्योंकि ब्रूस ये प्रमोशन किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता था। इस कारण उसे ये सब एक खेल की तरह लग रहा होता है। उसका मानना था कि वो बहुत ही आराम से इन सभी को रास्ते से हटाकर अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। वहीं उसके हिसाब से इंसान को कुछ भी करके वो हासिल करना चाहिए जो वो चाहता है, फिर उसके लिए कोई भी रास्ता क्यों ना अपनाना पड़े। यहाँ ब्रूस मन ही मन कुछ शब्द भी कहता है, सेम रूल्स अप्लाई। जिन शब्दों का मतलब और जरूरत हमें कहानी में आगे पता चलेगा। इनका चीफ बॉब अब सबसे पिछली रात हुई वही जापानीज लड़की की हत्या की घटना के बारे में बात करता है और आखिर में वो ये केस ब्रूस को जल्द से जल्द हल करने के लिए कहता है क्योंकि इस पर मीडिया की नजर बनी हुई है। जीसी के साथ वो ब्रूस से ये भी वादा करता है कि अगर उसने ये केस जल्दी निपटा दिया तो इस बार प्रमोशन उसे ही मिलेगा, जिस बात से वो काफी खुश हो जाता है। हालांकि अब भी वो इस केस के बजाय अपने साथियों को रास्ते से हटाने के बारे में सोच रहा होता है क्योंकि ये करने में उसे मजा आ रहा था। वो रे को टॉम और पीटर के खिलाफ भड़काता है। फिर दोनों साथ में एक आदमी के पास जाते हैं जिससे इन्हें उस आदमी का पता लगता है जो पिछली रात उस जापानीज लड़के को मारने वाले गैंग का लीडर है। फिर उसे हम एक महिला के साथ इंटीमेट होते हुए देखते हैं जो असल में रॉबर्ट की पत्नी है। यानी कि यहाँ ब्रूस जानबूझकर रॉबर्ट की पत्नी के साथ अपना अफेयर चला रहा है। हालांकि रॉबर्ट को इस बात का शक है लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो ब्रूस ही है, जिस कारण वो ये बात ब्रूस से भी शेयर करता है। अब जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर टॉम भी आ जाता है जो आते ही ब्रूस से उसकी पत्नी कैरोल और उसकी बेटी स्टेसी के बारे में पूछता है। यहाँ हम जान पाते हैं कि ब्रूस की 7 साल की एक बेटी भी है, लेकिन जब वो अपनी बेटी के बारे में बता रहा होता है तब उसके चेहरे पर हम अजीब सी परेशानी देखते हैं जिसे अगले ही पल वो छिपा भी लेता है। जिसी दौरान फिर रॉबर्ट किसी काम की वजह से वहां से चला जाता है। दरअसल ब्रूस ने उससे इस तरह से बातें की थी जिससे उसे ये शक हो कि उसकी पत्नी का अफेयर असल में टॉम से चल रहा है। इसलिए उसके जाते ही ब्रूस टॉम के कान रॉबर्ट और पीटर के खिलाफ भी भरता है, जहां उसने बहुत ही चालाकी से टॉम के कान में ये बात डाल दी थी कि इस प्रमोशन को हासिल करने के लिए रॉबर्ट और पीटर उसे रास्ते से हटाने का प्लान बना रहे हैं, जिस पर टॉम भी विश्वास कर लेता है। जिसके बाद हम ब्रूस को काफी खुश देखते हैं क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपने मकसद में कामयाब हो गया हो। फिलहाल जब वो यूं ही कहीं जा रहा होता है तभी उसको रास्ते में एक आदमी दिखाई देता है जिसे दौरा पड़ रहा था और उसकी पत्नी मदद की गुहार लगा रही होती है, जो देखते ही ब्रूस को ना जाने क्या हो जाता है। वो अब उस आदमी को बचाने में लग जाता है और यहाँ हम उसे काफी परेशान भी देखते हैं। और जब वो उस आदमी को सीपीआर दे ही रहा होता है कि उस वक्त उसको एक पल के लिए उस आदमी की जगह एक बच्चे का भूत दिखाई देता है, जिससे वो एकदम डर जाता है। लेकिन अगले पल वो खुद को संभालता है, जिस वजह से वहाँ एम्बुलेंस आती है जिसमें उस आदमी के साथ उसकी पत्नी भी जाती है, जिन्हें ब्रूस काफी अजीब तरह से देखता है। यानी कि इस जगह पर हम ब्रूस की अच्छाई को भी देख पाते हैं। अब ब्रूस सीधा अपने डॉक्टर से मिलने जाता है जो ब्रूस को कुछ दवाई देता है, जिससे ये साफ हो जाता है कि ब्रूस किसी तरह की दिमागी बीमारी का इलाज करवा रहा है। फिर हम ब्रूस को उसके घर पर देखते हैं जहाँ से वो सीधा किसी बंटी नाम की महिला को कॉल लगाकर उससे अश्लील बातें करता है। फिर एक पार्टी में हम ब्रूस के अच्छे दोस्त क्लिफोर्ड को देखते हैं जो काफी अमीर पर बहुत ही सीधा साधा इंसान है और यहाँ उसकी बातों से हम पता लगा पाते हैं कि जिस बंटी को ब्रूस फोन करके परेशान करता था वो असल में क्लिफोर्ड की पत्नी है। यहाँ ब्रूस हमें क्लिफोर्ड के बारे में बताने के साथ साथ फिर से वही सेम रूल्स अप्लाई वाली बात कहता है
यानी कि यहाँ वो अपने ही दोस्त के साथ सिर्फ मजे के लिए खेल रहा है। साथ ही वो क्लिफोर्ड से ये भी वादा करता है कि वो उस इंसान को जल्द से जल्द ढूंढ निकालेगा जो भी ये सब कर रहा है, जिसके लिए वो बंटी से मिलने के लिए भी जाता है और उससे कहता है कि अब जब उसे वो आदमी फोन करे तो वो उसे अपनी बातों में उलझाए ताकि उसे आसानी से ब्रूस पकड़ सके, जिस चीज के लिए मासूम बंटी मान जाती है। अब इसके बाद ब्रूस उस जापानीज लड़के को मारने वाले 2 लोगों का पीछा करते हुए एक फूलों की दुकान पर पहुंचता है, जहां से उनके जाने के बाद वो उस दुकान की मालकिन को डराकर उनके बारे में पता करने की कोशिश करता है कि वो सब उसे कहां मिलेंगे, जिस पर वो उसे क्लब का पता बताती है। और अब जब ब्रूस ये जानकारी लेकर दुकान से बाहर निकल ही रहा होता है तो उसका सामना मेरी से होती है, जिसके पति को उसने बचाने की कोशिश की थी। वो देखते उसे पहचान जाती है और साथ ही वो उसे बताती कि उस दिन उसका पति नहीं बच पाया। जो बात सुनकर ब्रूस की आंखों में पानी आ जाता है, जो देख मैरी उससे सवाल करती है कि क्या उसने भी किसी अपने को खोया है, और जवाब में ब्रूस हाँ कहकर वहां से चला जाता है। फिर अगले सीन में हम उसे शीशे के सामने बैठा हुआ देखते हैं, जहां वो अपनी दवा खाने ही जा रहा होता है, लेकिन तभी उसे अपने पीछे फिर से उसी बच्चे का भूत दिखाई देता है जिसे उसने पहले भी देखा था। और अब वो इस सदमे में दवा छोड़कर ड्रग लेने लगता है, जिसके कारण ही अब उसे भ्रम होता है कि वो डॉक्टर के पास इलाज के लिए गया हुआ है, जबकि असल में वो अब डॉक्टर के पास जाना छोड़ चुका है। फिर वो ऑफिस के वॉशरूम की दीवार पर पीटर के होमोसेक्सुअल होने के बारे में खुद लिखकर और फिर खुद ही शोर मचा देता है, जिससे उसकी सेक्सुअलिटी के बारे में उसे भी पता लग जाता है जिसे नहीं पता था। यहाँ वो ऐसा दिखाता है जैसे वो उसने नहीं बल्कि किसी और ने लिखा हो, और इस बात से पीटर काफी ज्यादा शर्मिंदा भी होता है। लेकिन ब्रूस को किसी पागल की तरह ये सब करके कहीं ना कहीं मजा भी आ रहा था। फिलहाल अब वो सीधा उस क्लब में जाता है जहाँ से उसे उस गैंग के हर एक आदमी का डीएनए मिल जाता है, यानी कि यहाँ ब्रूस लाश के पास मिले डीएनए को इस डीएनए से मिलाकर इस केस को हल करने वाला था, जिसके बारे में वो रे से भी बताता है, क्योंकि अब ब्रूस को लग रहा था कि अब वो जल्दी इस केस को निपटा देगा। इसलिए वो अब क्लिफोर्ड के साथ कुछ दिनों की छुट्टियों पर चला जाता है, जहां हम उसके पागलपन को उस पर और भी ज्यादा हावी होते हुए देखते हैं। और जब वो वापस आता है तो उसे पता लगता है कि जब वो नहीं था तो इस केस पर अमेंडा ने भी अपनी तरह से काम किया, जिससे उसे पता लगा कि वहां पर जब उस लड़के को मारा जा रहा था तो ये सब एक औरत ने देखा था। इसलिए वो किसी भी तरह उस औरत को ढूंढना चाहती थी, जो चीज बॉब को भी सही लगती है, क्योंकि उन लोगों के खिलाफ किसी भी सबूत की जगह गवाह का होना बेहतर था। साथ ही बॉब ने पीटर को होमोसेक्सुअल होने की वजह से डिमोट कर दिया था, जो चीज ब्रूस के मन मुताबिक हुई थी। लेकिन इसी के साथ उसने ये केस अमेंडा को हैंडओवर कर दिया, जिस बात से ब्रूस बौखला जाता है। पर इससे पहले कि वो अमेंडा से कुछ कहता, वहाँ उससे मिलने के लिए मैरी अपने बेटे के साथ आती है। वो अपने बेटे से कहती कि इन्होंने उसके पिता के आखिरी वक्त पर उनकी मदद करने की कोशिश की थी और उसे बड़े होकर ब्रूस जैसा ही इंसान बनना चाहिए। जो बात सुनकर ब्रूस की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसलिए वो मैरी को अपना नंबर और घर का पता देते हुए कहता है कि जब उसे जरूरत हो वो उससे मिल सकती है। फिलहाल उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि ब्रूस अपने आपे से बाहर होते जा रहा है, जो अपनी पत्नी कैरोल और बेटी की वीडियो को देखकर काफी उदास भी होता है। और फिर वो अपने मूड को अच्छा करने के लिए बंटी को उसी तरह से कॉल करता है, लेकिन इस बार बंटी उससे काफी देर बात करती है। अब ब्रूस को फिर से वही अपने डॉक्टर का भ्रम होता है और वो अब और भी ज्यादा ड्रग्स वगैरह लेने लगा था। उसने रॉबर्ट की शादी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया होता है और साथ ही वो अपने दोस्त क्लिफोर्ड को धोखे से नशे की गोली देकर ये कबूल करवाता है कि वही था जो अपनी पत्नी को कॉल करता था। जो सब जब बंटी को पता लगता है तो वो पुलिस में इस चीज की शिकायत कर देती है, जिस कारण बेचारे क्लिफोर्ड को जेल हो जाती है। पर यहाँ ये सब करने के बाद भी ब्रूस को शांति नहीं मिलती, इसलिए वो काफी ज्यादा परेशान था। और साथ ही उसे फिर से उस बच्चे का भूत दिखाई देने के साथ साथ काफी अजीब चीजें भी दिखाई दे रही होती है। वो फिर से अपने भ्रम में खुद को अपने डॉक्टर के पास पाता है, जहाँ ये रिवील होता है कि जिस बच्चे का भूत अक्सर ब्रूस को दिखता था वो असल में उसका सौतेला भाई था, जिसकी वजह से ब्रूस को कभी भी बचपन में माता पिता का प्यार नहीं मिला। जिस कारण एक दिन जब वो छोटा था तो उसकी अपने भाई से लड़ाई हो गई, जिस दौरान उसने अपने भाई को गलती से ऊंचाई से धक्का दे दिया, जिससे वो मारा गया। पर ये सिर्फ एक दुर्घटना थी, क्योंकि ये सब ब्रूस ने जानबूझकर नहीं किया था। जिस चीज का गम आज भी उसे खाए जा रहा था,
क्योंकि उसे लगता था कि वो अपने भाई को मरने से बचा सकता था। शायद इसीलिए जब ब्रूस ने मैरी के पति को मरते देखा तो वो सब कुछ भूल कर उसे बचाने में लग गया। अब ये सब ब्रूस लेडीज टॉयलेट में बैठकर कल्पना कर रहा था, जिस कारण उसे इस हालत में अमेंडा देख लेती है और बातों ही बातों में ब्रूस उस पर हाथ उठा देता है, जिस दौरान अचानक उसे पता नहीं क्या हो जाता है कि वो पीछे हटकर उसे माफी मांगता है, जिससे अमेंडा समझ चुकी होती है कि ब्रूस के साथ कुछ तो ठीक नहीं है, इसलिए उससे प्यार से बात करने की कोशिश करती है। जिस बीच फिर ब्रूस उससे बताता है कि उसकी पत्नी कैरल अपनी बेटी स्टेसी के साथ उसको छोड़कर जा चुकी है, क्योंकि उसने एक दिन इसी तरह उस पर हाथ उठा दिया था। साथ ही वो ये भी कबूल करता है कि उसको मदद की सख्त जरूरत है, इसलिए अमेंडा उसे कहती है कि उसको छुट्टी लेकर कुछ दिन के लिए घर में रहना चाहिए। पर अब ये बात सुनते ही ब्रूस को ना जाने क्या हो जाता है, वो फिर से अमेंडा को बुरा भला बोलने लगता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अमेंडा उससे ये प्रमोशन छीनना चाहती है। इसके बाद हम उसे अपने घर पर देखते हैं, जहाँ पर ये रिवील होता है कि अब तक हम जिसे कैरल समझ रहे थे वो असल में ब्रूस ही था, जो कैरल की तरह हुलिया बनाकर घूमता था और उसी ने अपने सामने उन लोगों को खून करते हुए देखा था। शायद यही कारण था कि वो डीएनए के जरिए उन्हें पकड़ना चाहता था, ताकि उसका ये राज ना खुले। लेकिन आज उसकी किस्मत खराब थी, क्योंकि उसे वही लोग अपने गाड़ी में जबरदस्ती बैठा लेते और यहाँ भी ब्रूस खुद को कैरल समझ रहा होता है, इसलिए उनसे लड़ने की कोशिश भी नहीं करता। पर जब उसे होश आता है तो वो उस गैंग के लीडर को खिड़की से धक्का देकर मार देता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो ब्रूस को मार देता। और इससे पहले ब्रूस कुछ समझ पाता वहाँ रे और अमेंडा आ जाते, जो इस हालत में ब्रूस को देख लेते। और अब यहाँ रिवील होता है कि ये सब असल में रे की चाल थी, क्योंकि उसे पहले से पता था कि ब्रूस ही है वो जो बंटी को कॉल करता है और वो ये सब प्रमोशन के लिए कर रहा है, इसलिए उसने चुपचाप इस केस में काम किया। और फिर ब्रूस की खबर उन लोगों तक किसी तक पहुंचाकर उसने ब्रूस सहित उन सभी को रंगे हाथों पकड़ लिया, जिस कारण उसका प्रमोशन और ब्रूस का डिमोशन हो गया। और अब ब्रूस को आखिर में अपनी पत्नी और बेटी दिखाई देती है, जो अब किसी और के साथ है। फिर इसके बाद मूवी के आखिरी सीन में हम ब्रूस को तैयार होता देखते, जहां सबसे पहले वो एक वीडियो मैसेज के जरिए क्लिफोर्ड से माफी मांगता है, क्योंकि ब्रूस उसे अपना सच्चा दोस्त मानता था, जो अब जेल से छूट चुका था। इसके बाद वो खुद को जब फांसी लगा ही रहा होता है, तभी दरवाजे पर मैरी अपने बेटे के साथ उससे मिलने के लिए आती है, जिन्हें वो चाहकर भी नहीं रोक पाता, क्योंकि अब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसलिए वो एक आखिरी बार हंसते हुए हमारी तरफ देखते हुए वही शब्द दोहराता है कि सेम रूल्स अप्लाई, और फिर वो फांसी पर झूल जाता है, यानी कि यहाँ उसने अपनी जान ले ली थी। जिसी सैड एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर मूवी की बात करें तो ब्रूस को असल में बाइपोलर डिसऑर्डर नाम की एक दिमागी बीमारी थी, जिस कारण वो अपनी पत्नी के भेष में घूमता था और उसे काफी अजीब चीज दिखाई देती थी। साथ ही इसी वजह के कारण उसकी पत्नी कैरल उसे छोड़कर चली गई, और शुरुआत से लेकर अंत तक उसके मुंह से सेम रूल्स अप्लाई ये सुनते हुए आ रहे थे। उसका मतलब ये था कि ब्रूस अपने प्रमोशन को पाने के लिए किसी भी हद तक कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं लगता था कि अगर उसे प्रमोशन मिल गया तो कैरल और स्टेसी फिर से उसके साथ रहने लगेगी। लेकिन उसने इस केस को हल करके खुद आगे बढ़ने से ज्यादा दूसरों को पीछे खींचना सही समझा। उसने अपने दोस्त क्लिफोर्ड तक को नहीं छोड़ा, इसलिए आखिर में जब वो मरने जा रहा था तभी मैरी उससे मिलने के लिए आई होती है, और उस वक्त वो कुर्सी फिसलने की वजह से मारा गया, जिस कारण उसने आखिर में वही शब्द अपने लिए कहे, यानी कि वो समझ चुका था कि जो उसने दूसरों के साथ किया वही आखिर में रे और उसकी किस्मत ने उसके साथ किया, जिसे हम कर्मा के नाम से भी जानते हैं। अब आई होप आपकी इस मूवी से रिलेटेड सारी कंफ्यूजन दूर हो गई हो, और अगर नहीं तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर मेरा एक्सप्लेनेशन जरा भी पसंद आया होगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे मुझे बहुत बड़ी मदद मिलती है, ताकि मैं आपके लिए ऐसी एंटरटेनिंग वीडियोस पोस्ट कर सकूं। तो मिलते अगले वीडियो के एक्सप्लेनेशन पर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।